राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। एल्बम को देखकर काव्या अपने कॉलेज के ख्वाबों में जैसे खो सी जाती है। एक क्लासरूम में एक बेंच पर दो लड़की बैठी थी। पहली लड़की अपनी पढ़ाई में इतनी गुम थी। दूसरी लड़की पहली लड़की से उससे पढ़ाई के नशे से बाहर लाते हुए कहती है, काव्या, अरे काव्या सुनना। काव्या चिढ़ते हुए कहती है, क्या है पिया, पढ़ने देना। पिया उसे पीछे से इशारे करते हुए कहती है, अरे देखना आज वो ब्लैक शर्ट में कितना हॉट लग रहा है। काव्या अपना ध्यान किताबों में फिर से डालते हुए कहती है, हाँ तो जाना उसी के पास और मुझे शांति से पढ़ने दे। पिया काव्या की किताबों को बंद करते हुए कहती है, अरे एक बार देख तो सही, जब से वह आया है सभी लड़कियां उसे पीछे पड़ी हैं और तू एक किताब के अंदर घुसी जा रही है। आज तक तूने एक नज़र उसे देखा तक नहीं। अपनी किताबों को बंद करने की वजह से काव्या पिया को घूरते हुए देखकर कहती है, क्या करूं मैं उसे देखकर। पिया के बहुत जिद करने पर काव्या मुंह बनाते हुए पीछे पलट कर देखती है। जैसे ही काव्या की नज़र पीछे बैठे लड़के को पड़ती है, उसकी नज़र वहीं ठहर सी जाती है। ब्लैक कलर की टी शर्ट, गोरा रंग की त्वचा पर उस लड़के पर बहुत चिचड़ा था। वह लड़का लास्ट बेंच पर बिल्कुल शांत सा बैठा किताबों में खोया हुआ था। काव्या की नज़रें तो जैसे उस पर से हट ही नहीं रही थी। वह काफ़ी देर तक उसकी नज़रों को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हुए उसे ही देख रही थी, लेकिन वह लड़का तो जैसे काव्या के नज़रों को बिल्कुल अनजान अपनी किताबों में नज़रें गाड़े हुए था। लेकिन काव्या उसे और देर तक देख नहीं पाई, क्योंकि पिया उसे चिढ़ाते हुए कहती है, हाय हाय, नज़रें ही नहीं हट रही हैं। पिया के ऐसी बातें करने से काव्या नज़र उससे हटा पिया की तरफ घूर के देखने लगती है। पिया अपनी चमकती आंखों से काव्या को देखते हुए कहती है, पसंद आया। काव्या किताब में पिया के सर पर मारते हुए कहती है, अगर अभी तुम मुझे फिर से पीछे देखने के लिए कहा ना तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं बैठूंगी। पिया काव्या की बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, काश आदित्य मेरा हो जाता। काव्या पी की कन्फ्यूजन में देखते हुए कहती है, अब ये आदित्य कौन है। पिया अपने सर पर मारते हुए कहती है, हाय क्या लड़की है। आदित्य सिंघानिया को कॉलेज का हर एक स्टूडेंट, क्या प्रिंसिपल, क्या टीचर से लेकर जानवरों को भी पता है, और एक तू है। किताबों से फुर्सत मिले तब तो तुझे कुछ दिखेगा। काव्या चिढ़ते हुए कहती है, हाँ तो मैं उसे जानकर भी क्या करूँगी। शादी तो मुझे करनी नहीं है कि उसके बायोडेटा जान लूँ। पिया मुंह बनाते हुए कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। काव्या अपने कॉलेज में इतनी खो गई कि उसे ये तक नहीं पता चला कि कब दोपहर से शाम हो गई, और इन सब यादें उसके दिल से इस तरह बसी हुई हैं कि उसे कभी भूल ना सकी। काव्या ये बातें यादों में गुम ही थी कि उसने अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। वो जैसे ही उस एहसास को देखने के मकसद से सामने देखती है तो वह पलकें झपकाना ही भूल जाती है, क्योंकि सामने आदित्य उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। काव्या की नज़रें अपने ऊपर महसूस होते ही आदित्य मुस्कुराते हुए ही उसकी ओर बढ़ने लगता है। काव्या एकटक बस उसे ही देखे जा रही थी। आदित्य को उसने पास आते हुए महसूस करते ही काव्या की धड़कनें बहुत तेज शोर करने लगी थी। काव्या अपनी सांसों को संभालते हुए अपनी जगह पर ही खड़ी हो जाती है। काव्या बिल्कुल पत्थर के मूर्त के समान एक ही जगह में खड़ी हुई थी। अगर उसमें जान न होती तो बिल्कुल पत्थर की मूर्त ही कहलाती। आदित्य के होने से ही काव्या की धड़कनों में हलचल होने लगती, जिसे संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। आदित्य कुछ कदम चलने के साथ काव्या को बहुत ही प्यार से देखने लगता है। काव्या भी पता नहीं जाने कब से उसके प्यार के लिए कब से तरस रही थी, उसके साथ के लिए तरस रही थी। काव्या वह भी उसका साथ देते हुए नज़रें मिलाए खड़ी हो जाती है। दोनों ने अभी ठीक से देखा भी नहीं था कि तभी आवाज़ आई, भाभी।
आवाज़ सुनते ही काव्या जैसे होश में आई। काव्या के सामने आदित्य का चेहरा नहीं बल्कि अनुराग का चेहरा था, जो कब से आवाज़ दे रहा था। अनुराग फिर से काव्या को आवाज़ देते हुए कहता है, भाभी। काव्या अब जैसे पूरी तरह से अपनी दुनिया से वापस में आ गई थी। उसने जवाब दिया, हाँ। अनुराग कहता है, भाभी आप कहाँ खो गई? मैं आपको कब से आवाज़ दे रहा हूँ। काव्या अनुराग से नज़रें चुराते हुए एल्बम को बंद करके कबर्ड की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मैं वो कुछ सोच रही थी तो ध्यान नहीं रहा। इतना बोलते बोलते काव्या उस एल्बम को कबर्ड में रख देती है। अनुराग उन सब बातों को छोड़ते हुए कहता है, खैर ये सब छोड़िए भाभी, दादी ने आपको नीचे बुलाया है। काव्या अनुराग को देखते हुए कहती है, ठीक है चलिए। काव्या के इतना बोलते ही अनुराग अपना एक हाथ बढ़ा देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या इस प्यारे से देवर को अपनी भाभी की सेवा करने की अनुमति दे सकती हैं? अनुराग की बात सुनकर काव्या पहले अपने हाथों को देखती है और फिर उसके चेहरे को, जो बिल्कुल मासूम सा था। काव्या मुस्कुराते हुए अपना हाँ अनुराग के हाथों में हाथ दे देती है और अनुराग काव्या के हाथों को पकड़कर कमरे से निकल जाता है। हॉल में सब कोई बैठे अपनी बातों में मदमस्त थे कि उन्हें सीढ़ियों से नीचे उतरने की आहट सुनाई देती है, तो सब ऊपर की ओर देखते हैं। अनुराग काव्या का हाथ पकड़े हुए कुछ बात करते हुए उतर रहा था। काव्या भी अनुराग के साथ बिल्कुल घुल मिल सी गई थी। काव्या अनुराग के साथ मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। काव्या को ऐसा मुस्कुराते देखकर अरुणी देवी के दिल में बहुत सुकून था। नीचे पहुंचकर अनुराग काफ़ी इज्जत के साथ काव्या को सोफे ऑफर करता है। काव्या उसमें बैठ जाती है और अनुराग थोड़ा झुक कर कहता है, भाभी बोलिए, आप क्या खाना पसंद करेंगी? काव्या को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि सब कोई उन्हें ही देख रहा था। काव्या सबकी तरफ देखते लगती है। अनुराग काव्या का पीछा करते हुए सब कोई को देखकर कहता है, आप सब मेरी भाभी को नज़र लगाना चाहते हैं क्या? सभी क्यों ना मैं सर हिला देते हैं। अनुराग फिर कहता है, तो फिर आप सब उन्हें इस तरह से क्यों देख रहे हैं? इस बार सभी को समझ आता है कि उन्होंने फ्लो में अपना सर ना में हिला दिया। अरुणी देवी अनुराग का कान पकड़ते हुए कहती है, क्या कहा आपने अनुराग? अपना कान छुड़ाते हुए कहता है, आ दादी दर्द हो रहा है। उसे ऐसी नौटंकी करता देख अरुणी देवी उसका कान छोड़ देती है और सब अपने दर्द को भूलकर मुस्कुराने लगते हैं। सर्वेंट सबके लिए चाय और स्नैक्स लेकर आते हैं और सब बातें करने हुए खाने लगते हैं। शाम का नाश्ता होने के बाद सब अपने कामों में लग जाते हैं। विशाखा जी काव्या को अपने साथ अपने कमरे में लेकर चली जाती हैं। काव्या चुपचाप विशाखा जी के साथ चली जाती है। कमरे में विशाखा जी काव्या को बेड पर बिठाकर खुद अलमारी से एक संदूक निकालती है। वह संदूक दिखने में बहुत ही पुराना लग रहा था, लेकिन बहुत साफ और खूबसूरत लग रहा था। विशाखा जी काव्या के पास बैठते हुए उस संदूक को खोलती हैं। उस संदूक में बहुत ही खूबसूरत कंगन होते हैं। विशाखा जी कंगन को निकालकर काव्या का हाथ लेकर पहनाते हुए कहती हैं, ये कंगन मैंने आदित्य की पत्नी के लिए काफ़ी वक्त से रखा था। आज वो वक्त ख़त्म हो गया। वैसे तो मैंने आपके लिए एक कंगन निकाला था जो अर्जुन। इतना बोलते ही विशाखा जी रुक सी जाती हैं। काव्या काफ़ी देर से विशाखा जी की ही तरफ देखे जा रही थी। अर्जुन यह एक ऐसा नाम था जो काव्या का होने वाला था, लेकिन काव्या को अभी बिल्कुल नहीं पता था आखिर अर्जुन है कौन। उस वक्त जब काव्या अर्जुन की होने वाली थी, उस वक्त तो काव्या अपने होश में ही नहीं थी। आखिर उसे कैसे पता चलता कि अर्जुन उसका होने वाला पति था। विशाखा जी बात को बदलते हुए आगे कहती हैं, खैर छोड़िए ये सब। इतना बोलते ही विशाखा जी काव्या के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लेती हैं और कहती हैं, हमें पता है ये शादी हर शादी की तरह नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप इस रिश्ते को अपनाने की कोशिश जरूर करिए। मेरे आदित्य को अपनाने की कोशिश जरूर करिएगा। विशाखा जी फिर से काव्या के दोनों देखते हुए कहती हैं,
काव्या, आप मेरी बात को मानेंगी ना? मैं आपकी माँ जैसी हूँ, क्या अपनी माँ की बात नहीं मानेंगी? माँ शब्द सुनते ही काव्या की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। विशाखा जी काव्या के आंसुओं को पोंछते हुए गले लगाकर कहती हैं, ऐसे आंसू नहीं बहाया करते, ये बहुत अनमोल होते हैं। काव्या बच्चों की तरह विशाखा जी से लिपट रही थी। माँ, क्या मैं आपको सच में माँ बुला सकती हूँ? विशाखा जी काव्या के सिर पर सहलाते हुए कहती हैं, हाँ बेटा। इस वक्त दोनों इस तरह लगे हुए थे जैसे काफ़ी वक्त में माँ बेटे एक दूसरे से नहीं मिले हों। आज काव्या की माँ की ममता मिल गई थी जिसके लिए वह कब से तरसती थी, और विशाखा जी को एक बेटी मिल गई थी। काफ़ी वक्त तक एक दूसरे के गले मिलने के बाद दोनों अलग होते हैं। विशाखा जी काव्या के गाल पर हाथ रखकर कहती हैं, माँ होने के नाते अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे देंगी? काव्या विशाखा जी के हाथ पर हाथ रखकर कहती है, माँ कभी इजाज़त नहीं मांगती। काव्या की बात सुनकर विशाखा जी थोड़ी मुस्कुरा देती हैं और फिर कहती हैं, आप वादा करिए कि आप कभी भी आदित्य का साथ नहीं छोड़ेगी। विशाखा जी की बातें सुनकर काव्या बिल्कुल चुप सी हो जाती है। काव्या को ऐसा चुप होता देख काव्या जी के दिल में विशाखा जी के दिल में डर पैदा करने के लिए काफ़ी सा हो रहा था। अब उन्हें काव्या के जवाब का इस कदर इंतज़ार रहता है जैसे पूरी दुनिया रोज़ सवेरे होने का इंतज़ार करती है। तो विशाखा जी के ऐसे सवाल से काव्या पूरी तरह से सोच में पड़ जाती है। आखिर वो अपनी माँ को कैसे वह वचन दे दे कि वह आदित्य के साथ इस रिश्ते को पूरे मन से निभाएगी। उसने आदित्य को ठीक से अभी तक जाना भी नहीं था। वो कैसे कह दे कि आदित्य को अपना बना लेगी। काव्य का चुप रहना विशाखा जी के मन में डर पैदा कर रहा था। अब वह आदित्य की शादी हो गई है, भले ही मजदूरी हो में हुई हो या मजबूरी के बिना, उसे निभाना तो दोनों को ही पड़ेगा। दोनों रिश्ते में बंध चुके हैं। बहुत देर तक दोनों के बीच बिल्कुल शांति छा जाती है। काव्य को अंदर ही अंदर यह परेशान करती है कि अगर उसने यह कह दिया कि वह आदित्य के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाएगी तो क्या वह अपनी कही हुई बात को भी कर पाएगी। विशाखा जी भी बात से परेशान थी कि क्या दोनों का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। विशाखा जी आदित्य को बहुत अच्छे से जानती थी कि आदित्य कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी को जगह नहीं देगा। आखिर उसे बचपन से जिस दर्द की वजह से अकेला रहना पड़ता था, वह अब भी उस दर्द को संभाले बैठा था। वह आज भी अपने परिवार से घुल मिल नहीं पाया था। काव्या और कुछ सोच पाती या विशाखा जी अपने सवाल को फिर से दोहरा पाती, उससे पहले ही रूहानी आवाज़ें देती है, बड़ी माँ, दादी आपको और भाभी को बुला रही हैं। सोच में डूबी काव्या बाहर आती है और विशाखा जी के साथ बाहर चली जाती है। बाहर आकर देखती है तो रात के 9 बज रहे थे। दोनों अपनी सोच और सवालों में इतने मग्न थे कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे दोनों को आने का इंतज़ार कर रहे थे। काव्या डाइनिंग टेबल पर नज़र डालती है तो सभी बैठे होते हैं सिवाय आदित्य के। काव्या डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी अरुणी देवी एक सर्वेंट से कहती है, आदि को आपने खाना दे दिया? सर्वेंट का जवाब आता है, जी मालकिन। आदित्य का नाम सुनते ही काव्या को जैसे कान खड़े हो जाते हैं। वे काफ़ी गौर से बातों को सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। काव्या अपना सर उठाकर सबको देखती है। सबको ही अपना खाना खाने में व्यस्त था। उनको ऐसा देखकर काव्या भी अपना खाना खाने लगती है। रात के करीब 2 बजे काव्या अपने बिस्तर पर इधर से उधर करवट लिए जा रही थी। उसे रह रहकर आदित्य और विशाखा जी की बातें ही याद आने लगी जो उसे सोने में नहीं दे रही थी। काव्या जब डिनर करने के बाद कमरे में आई थी तब भी आदित्य कमरे में नहीं था। काव्या जब पूरी तरह से परेशान हो जाती है तो उठकर बैठ जाती है। काव्या अपनी नज़रें पूरे बेड पर डालती है तो उसमें उसके सिवाय और कोई नहीं होता। काव्या बेड पर उठकर खड़ी हो जाती है और बालकनी की तरफ बढ़ने लगती है।
बालकनी की तरफ वह जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, उसे सोफे पर सोया हुआ आदित्य दिखाई देता है। आदित्य को देखकर काव्या को जाने क्या हो जाता है। वह आदित्य की तरफ बढ़ जाती है। उसके पास पहुंचते ही वह आदित्य के सामने सोफे के नीचे ही बैठ जाती है और आदित्य को देखने लगती है। आदित्य उसके लिए अब बिल्कुल सुकून सा बन गया था। वैसे तो काव्य ने कभी आदित्य को इतने पास आई थी और न ही कभी उससे कोई बात हुई थी। आदित्य को देखते ही देखते काव्य को एक सुकून भरी नींद आ जाती है और वो वैसे ही आदित्य के पास बैठकर सो जाती है। आदित्य को तो जैसे कुछ पता ही नहीं, वह सुकून से अपनी नींद को पूरी करता है। अगली सुबह जब आदित्य की आंखें खुलती है तो उसे काव्य का मासूम सा चेहरा अपने पास दिखाई देता है। काव्य का चेहरा आदित्य के बिल्कुल सामने था। अगर आदित्य थोड़ा और झुक जाता तो काव्य और उसके होठ एक हो जाते। आदित्य बहुत गौर से काव्य को देखने लगता है। काव्य के चेहरे पर पिछले दिन की तरह दर्द और परेशानी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन काव्य को अपने इतने करीब देखकर आदित्य के दिल में हलचल सी होने लगती है। आदित्य काव्य की उड़ती हुई जुल्फों को संभालने के लिए मकसद से अपने हाथ बढ़ाने लगता है। काफ़ी हद तक आदित्य के हाथ काव्य के चेहरे को छूने के लिए बढ़े ही थे कि उसे कुछ याद आता है और यह याद आते ही आदित्य का हाथ पीछे की ओर जाने लगता है। वह अपने जज्बातों को संभालते हुए काव्य से दूर हो जाता है और सोफे से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। हर बार की तरह काव्य की नींद आदित्य के शॉवर लेते हुए पानी की आवाज़ से खुल जाती है। काव्य अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। अपने पास आदित्य को ना देखकर काव्य वॉशरूम की तरफ देखती है। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और आदित्य शर्टलेस वॉशरूम से बाहर निकलता है। आदित्य को ऐसे देखकर काव्य के गाल लाल हो जाते हैं। ऐसे देखकर ही काव्य शर्म जाती है और अपनी जगह उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वह वॉशरूम की तरफ पहुंचती है, लेकिन उसी वक्त आदित्य शर्ट लेने के लिए मुड़ता है, जिससे वह काव्य से टकरा जाता है। टकराने की वजह से काव्य खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने लगती है। तभी आदित्य झट से काव्य को कमर से पकड़ लेता है। आदित्य का एक हाथ काव्य की कमर और दूसरा हाथ काव्य की पीठ पर होता है। काव्य के हाथ आदित्य के सीने पर और दूसरा हाथ आदित्य के मस्कुलर बॉडी पर होते हैं। काव्य के गिरने की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जैसे ही उसे मालूम होता है कि किसी ने बाहों में अपनी आंखें खोल वह किसी की बाहों में है तो वह अपनी आंखें खोल लेती है। आंखें खोलते ही उसकी नज़रें आदित्य की नज़रों से टकरा जाती हैं। एक पल के लिए जैसे दोनों का समय वहीं थम सा जाता है। दोनों अपनी नज़रों में पूरी तरह से खो जाते हैं। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है तो दोनों का ध्यान टूटता है। हड़बड़ी में काव्या सीधी होने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से काव्या आदित्य के सीने से लग जाती है। फिर झट से आदित्य से दूर होकर लगभग भागते हुए वॉशरूम में घुस जाती है। काव्या की ऐसी हरकत देखकर आदित्य के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह भी पल भर में कहीं गायब हो जाती है। काव्य दरवाजे से लगकर अपनी धड़कनों को संभाले जा रही थी। कुछ देर बाद काव्य अपने सर पर चपत लगाते हुए खुद से कहती है, ये क्या करती है तू काव्या? हर वक्त बस इस फीलिंग्स के बहाव पर गिर जाती है। और ये इंसान अब भी नहीं बदला। इतना बोलकर मुंह बनाते हुए शॉवर के नीचे खड़ी हो जाती है। बाहर आदित्य अपना शर्ट पहनकर दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, कोई झट से उसके गले से लिपट जाता है। वही आदित्य का एक्सप्रेशन अब भी वैसे था, शांत। कुछ देर तक शांत रहती है, तभी वह लड़का आदित्य के अलग होकर कहाँ है, ऐसा कैसा है यार? आदित्य बस उसे घूरते हुए देखने लगता है। उसकी नज़रें की समझते हुए वह लड़का बोलता है, वो आज ही मैं अपने वीकेंड के वापस लौटा हूँ। मैं हॉस्पिटल गया था तो मुझे एक केस दिया गया है। मुझे तेरे घर रहकर अर्जुन की तबीयत का ध्यान रखना है। वैसे यार, अर्जुन भाई की ऐसी हालत कैसे हो गई? उनकी तो शादी होने वाली थी। आदित्य उस लड़के का हाथ पकड़कर स्टडी रूम की तरफ लेकर जाने लगता है। यह लड़का आदित्य का इकलौता दोस्त सौरभ था, जो उसका बचपन से दोस्त है, और सौरभ एक डॉक्टर है। स्टडी रूम में पूरी तरह से शांति थी।
सौरभ आदित्य को देखते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो तू अब क्या करेगा? अब तो तेरी उससे शादी हो चुकी है, वो तेरी हो चुकी है। आदित्य झट से कहता है, वो मेरी कभी नहीं हो सकती। वो भाई की थी और हमेशा भाई की ही रहेगी। जैसे ही भाई ठीक हो जाएंगे मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा। सौरभ आदित्य के कंधे को हाथ रख कर कहता है, लेकिन दादी। आदित्य सौरभ की तरफ मुड़ते हुए कहता है, मैं दादी को मना लूँगा। वहीं बाहर कोई था जो उनकी बातों को सुन रहा था। ये और कोई नहीं, काव्या थी, जो नीचे जाने के लिए स्टडी रूम से गुजर रही थी। काव्या ने दोनों की बातें दोनों की सारी तो नहीं, लेकिन आखिर की बात सुन ली थी, जिससे वह समझ चुकी थी कि यह उसके ही बारे में बातें कर रहे थे। यह सब सुनकर काव्या तो हैरान हो जाती है। आखिर आदित्य किसकी बातें कर रहा था? कौन है? किसकी काव्या है? लेकिन जो भी हो, काव्या और आदित्य के बीच रिश्ता बना था, वह ऐसे ही टूट जाएगा? ये सब सोचकर ही काव्या के दिल में दर्द सा उठता है। काव्या अपने दर्द को संभाले जा रही थी, लेकिन फिर भी दर्द आंसू बनकर उसकी आंखों से झलकने लगते हैं। काव्या ने दादी के जाने के बाद जिसका हाथ थामा था वह आदित्य था, लेकिन उसने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। यह अब पति के होते हुए भी सुहागन नहीं रही होगी कि भी कैसे पति ने रिश्ता बनाने से पहले ही तोड़ दिया और कह दी कि काव्या वहीं खड़ी अपने आंसू बहाई जा रही थी कि रुमानी उसके कंधे पर हाथ रखकर पुकारती है, भाभी। काव्या झट से अपने आंसू को पोंछते हुए पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए कहती है, रुमानी कहती है, भाभी हो। वह इतना ही बोल पाती है कि उसे काव्या के आंखें दिखाई देती हैं, जो रोने की वजह से थोड़ी लाल सी हो गई थी। रुमानी उसके छुपे आंसुओं को देखते हुए कहती है, भाभी आप रो रही हैं? काव्या अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहती है, ना ना नहीं, तो वो मेरे आंखों में कुछ चल गया था, वो बस इसलिए। काव्या के बातों में रुमानी को संतुष्टि नहीं होती, लेकिन फिर भी वह यह सब नहीं पूछकर कहती है, चलिए भाभी, आज अर्जुन भाई को हॉस्पिटल से यहाँ शिफ्ट किया गया है, तो हम उनसे मिलने चलते हैं। काव्या यह नाम हमेशा से सुनती आई है, लेकिन उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वह आज डिसाइड करती है कि वह जाकर रहेगी कि अर्जुन कौन है। इसी मकसद से काव्या रुमानी को देखते हुए कहती है, अर्जुन? अर्जुन कौन है? रुमानी को पहले थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन शादी की उस दिन की बात याद करके उसे समझ आता है कि काव्या को अर्जुन के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए वह काव्या से कहती है, वही जिनसे आपकी शादी होने वाली थी। रुमानी की बात सुनते ही काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह काफ़ी हैरानी से कहती है, शादी होने वाली थी मतलब? रुमानी काव्या को कंफ्यूज को दूर करने के लिए उस दिन का हुआ वह सब बता देती है। यह सब सुनकर काव्या स्तब्ध रह जाती है। इसका कुछ जो भी हुआ इतना कुछ जो भी हुआ था वह सिर्फ काव्या की वजह से हुआ था। यह सब जानकर काव्या बुरी तरह से टूट जाती है। रुमानी काव्या को सब बताकर हाथ पकड़कर उसे अर्जुन के रूम की तरफ ले जाती है। काव्या बेजान सी रुमानी के साथ धीरे कदमों के साथ जाने लगती है। थोड़ी देर में दोनों एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां परिवार के हर सदस्य मौजूद अर्जुन की बेजान पड़े शरीर से मिल रहे थे। अर्जुन को देखते ही काव्या की शादी के दिन उसे हाथ से एक एक करके याद आने लगते हैं। ये वही हादसे थे जो काव्या के उस वक्त के दर्द की वजह से छुप गए थे। अब काव्या की जिंदगी में एक नया दर्द जन्म था, और वह दर्द था इस परिवार के एक बेटे की ऐसी हालत। काव्या अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी हो रहा था वह सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ही हो रहा था। लेकिन काव्या यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सज़ा उसे इस तरह से मिल रही थी। आखिर क्यों इतना दर्द उसे मिल रहा था। काव्या यही सब सोचते हुए अर्जुन के पास पहुंच जाती है और उसे बड़ी गौर से देखने लगती है। एक यही तो थी जो काव्या के साथ कस्में खाने वाला था। एक यही तो था जो काव्या को अपनी ज़िंदगी में लाने वाला था। यही तो वह था जिसने अपनी जान की फिक्र न करते हुए काव्या को अपने बनाने वाला था, और आज काव्या की वजह से उसकी हालत
ऐसी हो गई थी, वे अपने आंखें खोलकर अपने परिवार को देख न सकता, अपने पैरों से चलकर किसी के साथ चल भी नहीं सकता था। काव्या अब पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है, पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है। सबके सामने वह खुद को इस तरह संभाल कर रखी थी कि किसी को भनक नहीं थी कि काव्या किन दर्द में है। अर्जुन से मिलने के बाद सभी नाश्ता करके हॉल में बैठ जाते हैं। तभी आदित्य और सौरभ हॉल में आते हैं। अरुणी देवी सौरभ से कहती हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? सौरभ जवाब देता है, मैं कहाँ जाऊँगा दादी। अरुणी देवी सौरभ से कहती हैं, अच्छा आप अपने भाभी से मिले या नहीं? अरुणी देवी के सवाल पर सौरभ पहले आदित्य को देखता है और फिर ना में सिर हिला देता है। तो अरुणी देवी काव्या को आवाज़ देने लगती हैं, लेकिन काव्या अपने दर्द में इतनी गुम हो गई थी कि उसे किसी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। सामने बैठी रूहानी काव्या के हाथों पर हाथ रखकर थोड़े हिलाते हुए पुकारती है, भाभी। रूहानी के ऐसे हिलाने से काव्या दर्द से बाहर आती है और रूहानी को देखती है। काव्या की नज़र अपनी ऊपर पाकर रूहानी कहती है, दादी आपको बुला रही है। काव्या की नज़र अब अरुणी देवी पर चली जाती है। अरुणी देवी थोड़ा परेशान होकर पूछती है, काव्या आप ठीक तो है ना? काव्या अरुणी देवी का जवाब देती है, हाँ दादी। काव्या के जवाब मिलते ही अरुणी देवी काव्या को अपने पास बुलाती है। काव्या सोफे से उठकर उसके पास जाती है तो अरुणी देवी खड़ी हो जाती है और सौरभ के पास आकर उसे सौरभ से मिलाते हुए कहती हैं, ये आदि के दोस्त हैं और सौरभ ये आदि की पत्नी। सौरभ जैसे ही काव्या को देखता है तो हैरान हो जाता है, लेकिन खुद की हैरानी को छुपाकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, हाय भाभी। काव्या भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ा देती है। उसी वक्त आदित्य वहाँ से जाने लगता है तो सौरभ भी एक्सक्यूज़ मी बोलकर आदित्य के पीछे जाता है। आदित्य तेज कदमों से जा ही रहा था कि सौरभ दौड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसे इस हरकत से आदित्य उसे घूरते हुए देखने लगता है तो सौरभ झट से कहता है, अरे यार ये तो वही लड़की है ना। आदित्य सौरभ की बातों को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चला जाता है और सौरभ वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। सौरभ काफ़ी देर तक खड़े रहने के बाद घर के अंदर चला आता है और हॉल में काफ़ी कम लोग ही बचे थे। हॉल पर अब बस काव्या, रूहानी, रुमानी और अनुराग बैठे हुए थे। सौरभ भी उनके साथ जाकर बैठ जाता है। तभी रूहानी काव्या से पूछती है, भाभी आपकी पढ़ाई कहाँ तक चल रही है? काव्या रूहानी को देखते हुए कहती है, मेरी पढ़ाई 2 साल पहले ही पूरी हो गई। काव्या की बातों से इंटरेस्ट दिखाते हुए अब रूमानी पूछती है, भाभी आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है? काव्या कुछ सोचते हुए जवाब देती है, रीवा यूनिवर्सिटी बेंगलोर। काव्या के जवाब से सब हैरान उसे देखने लगते हैं। रूहानी हैरानी से कहती है, क्या आपने भाभी, इसका मतलब आप आदि भाई से पहले ही मिल चुकी हैं? सब काव्या को ही देख रहे थे सिवाय सौरभ के, वे अपने फ़ोन में व्यस्त था। अनुराग बोलता है, हाँ भाभी बिल्कुल जानती होंगी, भाभी भी तो उसी साल वहाँ से पढ़ते थे, भाई भी तो। रूहानी और रुमानी पहले अनुराग को देखते हैं फिर काव्या की तरफ देखते हैं। काव्या दोनों की नज़रों को भांपकर हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते थे और ना कभी बात हुई थी। अनुराग खुरापाती दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहता है, इसका मतलब आप दोनों का साइलेंट लव है? हाँ मैंने देखा है फिल्मों में, ऐसे ही बिना बात किए एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर। इतना बोलते बोलते वह रुक जाता है क्योंकि उसे 4 जोड़ी आंखें बड़ी अजीब नज़रों से उसे देख रही थी। अनुराग अब बात को बदलने की कोशिश करते हुए हंसने लगता है और कहता है, मैं तो फिल्मों की बातें कर रहा था। अनुराग की बातों पे इंटरेस्ट न दिखाते हुए सभी उसकी नज़र हटा लेते हैं और रूहानी फिर से काव्या के सवाल करती है, आप दोनों एक ही क्लास में थे? काव्या फिर से अपना सर हाँ में हिलाती है तो रूहानी आगे बोलती है, एक ही क्लास में होने के बावजूद आप दोनों के बीच कभी बात नहीं हुई? हाउ इज़ इम्पॉसिबल? अनुराग बीच में ही बोल पड़ता है, भूलो मत रूह, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाले हमारे घर में ही रहता है। अच्छा ये बता,
रूह, तुझसे कभी भाई ने गलती से भी बात की है? रूहानी अनुराग का चेहरा बनाकर ना में सिर हिला देती है तो अनुराग बोलता है, तो तू ही बता, जो घर के लोगों से ही बात ना करता हो वो बाहर वालों से कैसे बात करेगा? अनुराग की बात सुनकर सब हामी भरते हुए अपना सर हिला देते हैं। अनुराग अब सौरभ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अब सौरभ भाई को ही देख लो। आदि भाई से दोस्ती करने के लिए इसने कितने झंडे गाड़े थे। पहले 2 साल तक आदि भाई के पीछे पड़े हुए थे, तब जाकर भाई ने इनसे दोस्ती की। क्यों सौरभ भाई? रूहानी, रुमानी और काव्य हैरान नज़रों से सौरभ को देखने लगे। सौरभ लाचारी से अपना सर हाँ में हिला देता है। सौरभ को ही पता था कि उसने आदित्य के किस तरह से दोस्ती की थी। अनुराग का कहना बिल्कुल सही था। सौरभ को आदित्य की दोस्ती करने के लिए पूरे 2 साल तक मेहनत करनी पड़ी थी, जो वह कभी नहीं भूल सकता था। आदित्य में दोस्ती भी हुई तो सिर्फ उसकी दादी के कहने पर। बचपन से ही वह दादी के कोई भी बात नहीं टालता था। आदित्य बचपन से ही ऐसा था, हर किसी से दूर रहता। वह उसकी मजबूरी थी, लेकिन वक्त के साथ मजबूरी आदत में तब्दील हो गई, जो अब तक नहीं गई। सभी बातों में ऐसे ही मंग हो जाते हैं। जहाँ ये लोग बातों में मंग थे, वहीं आदित्य ऑफिस में अपने चेयर पर बैठा सौरभ के बातों को बारे में सोच रहा था, जो सौरभ ने कही थी। ये तो वही लड़की है। आदित्य अब उन दिनों के में चला जाता है जब वह कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज में इंटेंस गेट से एक लड़का अपने किताबों को हाथ में लिए क्लास करने की चाहत से बढ़ने लगता है। वहीं एक लड़की भी कॉलेज के एंट्रेंस गेट से अपने उल्टे कदमों से बढ़ती जा रही थी। वह लड़की अपने दोस्तों से बात करते हुए इतनी भंग थी कि उसे इतना भी पता नहीं चला कि वह जिस तरह से चल रही थी उसकी वजह से वो लड़के को टकरा गई। उसके कदम इतने तेज थे कि वह टकराने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने लगती है, लेकिन वह गिरती उससे पहले ही वह लड़का उसे अपनी कमर से पकड़ लेता है। वह लड़की खुद को किसी की बाहों में महसूस कर उसे देखने लगती है। लड़के को देखकर बिल्कुल भी खो सी जाती है। वह लड़का भी लड़की की झोली की तरह वह लड़का भी लड़की की झील की तरह आंखों में पूरी तरह से खो सा जाता है। कुछ वक्त के लिए दोनों एक दूसरे के ऐसे ही खोए रहते हैं, लेकिन पता नहीं अचानक लड़के को क्या होता है। वह घबराते हुए लड़की को छोड़ देता है और वहां से भागकर क्लास की तरफ ना जाने कॉलेज से बाहर चला जाता है। लड़की अपनी कमर पकड़ते हुए उठती है और कॉलेज गेट की तरफ देखकर कहती है, अगर गिराना ही था तो पकड़ने की क्या जरूरत थी, खड़ूस कहीं का, हाय मेरी कमर। उन चीज़ों को याद करते हुए आदित्य बहुत घबरा जाता है और घबराते हुए अपनी शर्ट के बटन को खोलकर शर्ट उतारता है और वॉशरूम में जाकर खुद को देखने लगता है। इस वक्त आदित्य बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था कि वह अब बिल्कुल शर्टलेस था। वह गौर से अपने शरीर को देखने लगता है। आदित्य का गोरा बदन बहुत तरह से नेक्ड था कि इस तरह वह बहुत हैंडसम लग रहा था। कुछ देर बाद वह खुद को देखने के बाद आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है और अपनी शर्ट को पहन लेता है। एक बड़े से विला में एक आदमी राजा की तरह बैठा सिगरेट को अपने मुंह में लगाए हुए धुएं छोड़ने लगता है। वह आदमी करीब 28 साल का काफ़ी हैंडसम लग रहा था। किसी सोच में डूबा हुआ सिगरेट की कश लिए जा रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आकर सर झुका लेता है। वह आदमी सर झुकाए इंसान को देखते हुए कहता है, कहाँ थे तुम काली? वह आदमी जिसका नाम काली था वह वैसे ही सर झुकाए कहता है, बॉस उस लड़की की शादी हो गई। वह आदमी काली को घूरते हुए कहता है, लड़की नहीं मैडम, वो तुम्हारी बॉस की होने वाली वाइफ है, तो तुम उसे मैडम बोलोगे? काली सर झुकाए थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन बॉस मैडम की शादी हो गई। काली इससे आगे कुछ नहीं बोल पाता और आदमी झटके उठकर काली का गला पकड़ लेता है और जोर से कहता है, मुझे एक ही बात सुनने की बिल्कुल आदत नहीं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या नहीं, लेकिन चुपचाप उसे मेरे पास लाओ। इतना बोलते ही वह आदमी काली को छोड़ देता है और फिर से अपनी जगह पर बैठ जाता है। वहीं काली छूटने के बाद लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और खांसने लगता है। आदित्य आज ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा देर से आता है। वैसे वो उसे अपने कमरे में हमेशा से ही
देर से जाता है, ये कोई नई बात नहीं थी। हाल में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, बिल्कुल शांति, सिवाय आदित्य कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। आदित्य को आज पता नहीं, लेकिन कमरे में जाने में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। आदित्य जब सुबह सौरभ से बात कर रहा था तो उसने काव्या को अपनी नज़रों में आंसू लिए देखा था, जो उस वक्त उसके आंसू आदित्य को बहुत चुभ रहे थे। आदित्य समझ चुका था कि काव्या ने आदित्य की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन उसे अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब बातें सुनकर काव्या की आंखों में आंसू क्यों थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आदित्य ने जब पहली बार काव्या को देखा था तो उसे पहली नज़र में उसे प्यार हो गया था। यहाँ तक कि आदित्य से अब काव्या टकराई थी, तब से आदित्य ने कभी भी काव्या को नहीं देखा था, और शायद काव्या ने भी आदित्य को कभी नहीं देखा था, क्योंकि हमेशा अपने स्टडीज़ पर ही ध्यान दिया था। और यही हाल आदित्य का भी था। वह भी उसने स्टडीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस था, इसलिए ही हमेशा कॉलेज पर टॉप किया करता था और काव्या सेकंड आया करती थी। आदित्य अपनी घबराहट को साइड में रखते हुए कमरे में जाता है और उसकी नज़र सीधे बेड पर पड़ती है, लेकिन बेड को खाली देखकर आदित्य को बेचैनी होने लगती है और काफ़ी बेचैन होकर अपनी नज़र पूरे कमरे में घुमाता है। सो राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।